बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कॉमर्स, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। बिजनेस टैक्सेशन 1 कोर्स नेम है और कोर्स कोड है ADC 01303। इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान। बिजनेस टैक्सेशन 1 का जो मेजर फोकस है इस सब्जेक्ट का वो इनकम टैक्स के ऊपर होगा, और अभी हम पढ़ेंगे लॉ के मुतालिक इनकम टैक्स लॉ इन पाकिस्तान क्या है। रिकमेंडेड बुक इसमें जो है वो इनकम टैक्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस है, और राइटर नेम है मोहम्मद मुअज्जम मुगल। कंटेंट पेज मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है स्टूडेंट्स आपके लिए अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइंस मैं पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये कोर्स कंटेंट्स हैं और जो चैप्टर्स यहाँ पे टिक हुए हुए हैं और साथ उसके वीक नंबर लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू कोर्स आउटलाइन के है, तो आप इसके हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स लॉ पाकिस्तान में हम इसके बारे में देखेंगे कि अगर स्टार्ट की बात की जाए बहुत ही एंशियंट टाइम्स की, तो हर गवर्नमेंट अपने अपने टाइम में डिफरेंट तरीक़ों से अपनी पब्लिक से रेवेन्यूज़ कलेक्ट करती रही है, और टैक्स के ज़रिए से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है सबसे बड़ा मेजर सोर्स है कि जब गवर्नमेंट ने बाकी अपनी इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर्स को मीट करना होता है। इसके अलावा भी सोर्सेज हैं, जैसे फ़ॉरेन एड है या फ़ॉरेन लोन लिया जाता है दूसरी कंट्री से या इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं उनसे, लेकिन अपनी कंट्री के लोगों से टैक्स कलेक्ट करना जो है ये एक मेजर सोर्स है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 है। इसमें हमने ये देखना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कब स्टार्ट हुआ। 1979 से 22 ईयर्स तक ये चलता रहा, और इसमें बहुत सारी हम कहेंगे कि एमनेस्टी स्कीम्स के ज़रिए से और गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया लोगों को कि वो अपने अनडिक्लेयर्ड एसेट्स जो हैं उनको डिक्लेयर करें, और उसी की बेस के ऊपर उन्हें कंसेशंस दी गई और लोगों ने इसको फ़ायदा उठाया इसका, और 12 बिलियन रुपीज़ तक जो रेवेन्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट को हासिल हो सका। जो टैक्स ऑर्डिनेंस है इसके हम कहेंगे कि मेजर जो पॉइंट्स हैं इसमें वो ये हैं कि ऑर्डिनेंस हैज़ बीन ड्राफ्टेड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये कि टू रीअरेंज द प्रोविजंस इन अ मोर सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल फॉर्म। ज़्यादा सिस्टमेटिक और लॉजिकल फॉर्म में इसको रीअरेंज किया गया, और इसकी अंडरस्टैंडिंग टैक्स पेयर्स के लिए डेवलप की गई। जो एक एम्बिग्विटी थी, जो गैप्स थे उनको क्लियर किया गया, एलिमिनेट किया गया टैक्स एविजन को, टैक्स चोरी को, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि एक फेयर सिस्टम डेवलप किया गया कि टैक्स पेयर्स का ट्रस्ट डेवलप हो सके टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर, और एक ऐसा असेसमेंट का सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। एटमॉस्फेयर एक अच्छा क्लियर एटमॉस्फेयर फराहम किया गया टैक्स पेयर्स के लिए। और एमनेस्टी स्कीम जो लास्ट एमनेस्टी स्कीम है 2019 में अनाउंस की गई, और उसमें जो रेट था, इंटरेस्ट रेट था वो टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स रेट जो था वो 1.5 से 6% तक था, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एसेट्स। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ जो है ये इसका जो रूट्स हैं, अगर हम अनडिवाइडेड इंडिया या बड़े सगीर पाको हिंद की बात करें तो 1860 से ये स्टार्ट हुआ। उस वक्त जो इसका पैटर्न था वो सेम वही था जो यूनाइटेड किंगडम में फॉलो किया जा रहा था, उसी की बेस पर ये था, और ये 5 ईयर तक ये चला। ये एक्ट जो है 1860 एक्ट टैक्स एक्ट था, और 5 ईयर्स तक ये चला। उसके बाद ये विदड्रॉ कर लिया गया, और मज़ीद 2 साल का दरमियान में गैप रहा, और 1867 में दोबारा ये लागू हुआ, और इसका नया नाम जो था द लाइसेंस टैक्स एक्ट ऑफ 1867 रख दिया गया। उसमें जो टैक्स रेट था वो 2% था, और जो एग्रीकल्चर जो इनकम थी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 1868 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, सर्टिफिकेट एक्ट 1868 रख दिया गया, और इसमें मज़ीद चेंजेस की गई। जो टैक्स रेट था उसको रिड्यूस किया गया, 1.6 पे चला गया, और उसमें जो इनकम लेवल था जिसके ऊपर टैक्सेबल जो इनकम थी वो 200 से रेज़ करके 500 कर दी गई। और फिर मज़ीद इसमें तब्दीलियाँ साथ साथ वक्त के साथ साथ मज़ीद तब्दीलियाँ इसमें आती हैं, और ये एक्ट जो है 1872 में जब ये इसमें चेंजेस आई हैं तो जो इनकम का लेवल था वो रेज़ करके 1000 तक चला गया, जो कि टैक्सेबल इनकम थी। इसी तरह से इस इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस के साथ साथ 1886
में जाके ये मज़ीद इसमें रिवीजन हुई, इसमें चेंजेस आई। पेमेंट्स में कंसेशन, ऐसे लोगों के लिए पेमेंट में कंसेशन ख़ासतौर पर अनाउंस की गई जो लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएंगे, प्रीमियम पे करेंगे। इसका मकसद ये था कि लोग अपनी सेविंग्स की तरफ मोटिवेट हों और वो सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्ट हों और इकॉनमी में मनी जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज़ हो सके। इसके साथ जैसे ही ये सिस्टम सारा चलता रहा, ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ये कंटिन्यू रहा, 1918 तक ये कंटिन्यू रहा। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स, सिर्फ एक बड़ी मेजर अमेंडमेंट हुई है 1903 में। उसके बाद एक बड़ी जो लैंडमार्क इसमें आया है टैक्सेशन हिस्ट्री में, वो था सब कॉन्टिनेंट में, वो आया 1918 में। इनकम टैक्स एक्ट 1886 जो है उसको रिप्लेस कर दिया इनकम टैक्स एक्ट 1918 के साथ। और इसमें कैटेगराइज किया गया कि जो इनकम है वो दो कैटेगरीज है, टोटल इनकम अलग होती है और टैक्सेबल इनकम अलग है। तो एक ड्रास्टिक चेंज इसमें आया प्रोसीजर को, जो पेमेंट ऑफ टैक्स है उस सब में, और अंडर प्रीवियस एक्ट उसके हिसाब से इसमें काफ़ी चेंजेस आई। इनकम टैक्स एक्ट जो है इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1922 प्रेस्क्राइब किया गया, जिसमें कंप्लीट मशीनरी और प्रोसीजर ऑफ फाइनेंस एक्ट है, ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन की गई। इसमें जो इन्होंने कमीशन बनाया, उस कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवानी थी, उस रिपोर्ट के दो मेजर एस्पेक्ट्स थे। एक तो ये कि टैक्स बर्डन इम्पोज जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है वो रीज़नेबल और जस्टिफाइड होना चाहिए, और दूसरा ये कि इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्किंग जो है वो एफिशिएंटली उसकी वर्किंग होनी चाहिए। तो कमीशन इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार ठहराया गया कि वो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई गई 1958 में, और इस कमेटी के जितने भी ऑफिशियल्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे ट्रेड एंड कॉमर्स से, वो तमाम के तमाम लोग उसके मेंबर्स थे। और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी होती थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और उसमें तमाम जो रिकमेंडेशंस हैं और जो तमाम पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड हैं वो तमाम सबमिट करवाए जाते थे। तो स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक को बहुत थॉरोली रीड करना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट नोट आ जाता लिखने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की हिस्ट्री, तो आपको स्टार्ट से बताना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट कैसे आया, किस तरीके से वो चलता रहा और कैसे कैसे रिप्लेस हुआ, उसके नए न्यू नेम जो थे वो क्या क्या थे, और लास्ट जो एक्ट था 1922, उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो पाकिस्तान ने उन चीज़ों को कैसे फॉलो किया, किस तरीके से वो चीज़ें आगे लेके गए और कौन कौन सी तब्दीलियाँ उसमें आईं। नेशनल टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हम कहेंगे कि 1985 में गवर्नमेंट ने नेशनल टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाया, और इसका मकसद था कि जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए। और इस कमीशन में जो मेंबर्स थे वो सेनेट के और नेशनल असम्बली के मेंबर्स थे, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये तमाम लोग इसके मेंबर्स थे। और इनका जो मकसद था कि टर्म्स कौन सी हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन जो है वो कौन कौन सी हैं, वो नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। 7 पॉइंट्स हैं ये। आप इनकी हेडिंग ज़रूर बनाइएगा अगर आपने इसे एज अ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली आप इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिखने की बजाय हेडिंग्स इसकी बना लें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। कि सबसे पहले ये कि इसने क्या करना होगा कमीशन ने, कि टू रिव्यू एंड इवेल्यूएट एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, कि उसको एग्जिस्टिंग जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करना है ताकि ये पता चल सके कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फिर रिकमेंड किया गया एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन कि डोमेस्टिक बेस ऑफ टैक्सेशन जो है उसको एक्सपेंड किया जाए। उसके बाद रिकमेंड किया गया कि रीस्ट्रक्चर करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं उनको, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तमाम सेक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट ये पॉइंट इसमें इनके ज़िम्मे था कि ऐसा प्रपोज़ किया जाए इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम जिसकी रोशनी में तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो हो सकें और तमाम जो बैलेंस आ जाए बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में इकोनॉमी के अंदर। फिर इसमें ये सजेस्ट करना इसके ज़िम्मे था कि मींस टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एलिमिनेटिंग लीकेज इन टैक्स रेवेन्यूज़ एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द जेन्युइन टैक्स पेयर्स, कि जो टैक्स इवेजन हो रही है, टैक्स चोरी हो रही है, लीकेज हो रही है, वो क्यों हो रही है, उसको रोकना, उसको एलिमिनेट करना, और जो एक जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको रिलीफ देना, उसको बेनिफिट देना। इसी तरीके से फिजिबल सजेशन दी गई कि किस तरह से प्रोविंशियल एंड लोकल टैक्सेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टू रिव्यू एनी अदर इशू विच मे बी रेफर टू बी
कमीशन टू द कमीशन बाय द फेडरल फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्टर कि उसको किस तरह से आगे रिकमेंड किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है ये पाकिस्तान का मेजर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। इसके तहत जितनी भी चेंजेस आई पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर 1979 के एक्ट के बाद ये एक्ट है 2001, जिसमें एमनेस्टी स्कीम्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का वो कल्चरल, ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना था टैक्स सिस्टम में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसने प्लान किया कि रिप्लेस कर दिया जाए एग्जिस्टिंग डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स को फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ। कुछ लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स थे जैसे 3 शहरों में, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। उसके बाद मीडियम टैक्स पेयर यूनिट्स जो हैं वो भी इस्टेब्लिश हुए और अल्टीमेटली हम कहेंगे कि जितने भी ऑल मीडियम टैक्स पेयर यूनिट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू रीजनल टैक्स ऑफिस। और टोटल जो थे ये 14 टैक्स रीजनल टैक्स ऑफिसेज बन गए। इसका बेनिफिट ये होगा कि वो तमाम एरियाज़ को कवर कर सकेंगे। टैक्स पेयर्स के लिए इशू नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए या टैक्स पेमेंट के हवाले से या किसी भी और टैक्स से रिलेटेड इशू के हवाले से इशू नहीं होगा कि वो तमाम डिफरेंट एरियाज़ को पूरा स्ट्रक्चर कवर कर रहा है। टैक्स रिफॉर्म कमीशन की अगर हम बात करें तो टैक्स रिफॉर्म कमीशन सितंबर 2014 में ये बना और इसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं कमीशन की वो ये सामने दी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। 5 पॉइंट्स हैं। इसने रिव्यू करना है और रैशनलाइज करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को और कस्टम करना है, कस्टम टैरिफ रैशनलाइजेशन है कि जो ट्रेड के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है, जो टैक्स लग रहा है, और रिव्यू करना है ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR को, और क्रिएशन ऑफ बॉर्डर फोर्स टू डील विद इलीगल मूवमेंट ऑफ पर्सनस एंड गुड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जो स्मगलिंग हो रही है इलीगल तरीके से, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको रोकने के लिए बॉर्डर फोर्स जो है उसको फोकस किया गया। और एंड पे है कि एनी अदर रिलेटेड इशू, इस तरह से टैक्स कलेक्शन में, टैक्स इम्पोजिशन में, इन तमाम से रिलेटेड अगर कोई भी और इशू होता है तो उसको इसने हैंडल करना होगा। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस कमेटी जो है ये कंस्टिट्यूट हुई फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस से 2015 में। कमेटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हैं कि रिव्यू करना है, उसने रैशनलाइज करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, रिकमेंड करना है कि किस तरह से न्यू टैक्स मेयर्स किस तरह से ली जा सकती हैं मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन के लिए, इनपुट्स ऑन डिफरेंट टैक्स पॉलिसी इश्यूज़ जो हैं उसको कैसे डिस्कस किया जा सकता है ये इनेबल करने के लिए कि टैक्स कलेक्शन में आसानी हो सके, टू डेलिब्रेट अपॉन एंड सजेस्ट मैनर्स फॉर एक्सटेंडिंग टैक्स नेट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में कैसे शामिल किया जा सकता है, लेजिस्लेशन प्रपोज करना जो कि मिनिमाइज़ करेगी इंक्रीज़ कंप्लायंस टू लॉ को, और उसके साथ ही आखिरी है कि असिस्ट करना इन एनी अदर टास्क असाइंड बाय फाइनेंस मिनिस्टर जो भी टास्क असाइन करेगा उसको अचीव करने में असिस्ट करना। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ कि हम स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ में हम देखेंगे कि इसकी 2 डिफरेंट साइड्स हैं। पहली है कि टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उसकी इलाके के हिसाब से जियोग्राफिकली, और दूसरी है कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ कौन कौन से हैं कंट्री के अंदर। टेरिटोरियल में हमारे जो बेसिक 4 प्रोविंसेस आ जाते हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है। उसके बाद फेडरल कैपिटल का अलग हम उसको काउंट करेंगे, और ट्राइबल एरियाज़ हैं फाटा, और फिर ऐसी स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में मज़ीद कोई टेरिटरी अगर शामिल हो सकती है। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ मेजर यहाँ पे कंपोनेंट्स जो हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो अमेंडेड फॉर्म में है, रूल्स framed by the board, notification circular and orders, income tax case law, finance act और ordinance। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे पिछले जितने भी अभी तक हम टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं हिस्ट्री के हवाले से, उसमें डेट्स थे, नेम्स चेंज हुए एक्ट्स के, ये तमाम चीज़ें जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन MCQs इस चैप्टर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs के हवाले से अपने इसको तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकता है वो कंपोनेंट्स ऑफ
इनकम टैक्स लॉ के हवाले से आ सकता है। इसके जो 5 पॉइंट्स हैं, ये आपकी एक असाइनमेंट भी है, आप इसको रीड करेंगे और इस असाइनमेंट को प्रिपेयर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आपने क्वेरी में मेरे से कंफर्म कर लेना, पूछ लेना। आगे मैंने शेयर किए हुए एमसीक्यूज़ इसके वही सेम है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है टॉपिक। उसमें से 10 एमसीक्यूज़ इस वक्त आपके सामने हैं। ये 11 से ऑनवर्ड टोटल 21 एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है चैप्टर को, और ख़ुद चेक करना है कि क्या आप ये तमाम एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है कि कौन कौन सी इसमें डेट्स हैं, क्या नाम चेंज हुए हैं। और इसमें से आपके जो पेपर का पैटर्न है वो आपको स्टार्ट में बताया था, सेकेंड सेमेस्टर में जैसे बताया हुआ था बिल्कुल सेम वही है कि आपके 20 मार्क्स का मिड टर्म का पेपर और 70 मार्क्स का फाइनल टर्म का पेपर, 10 मार्क्स आपके सेशनल हैं। सेशनल मींस कि अब आप ऑनलाइन क्लासेस में आपके सेशनल मार्क्स कैसे होंगे कि आप व्यू कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं क्वेरीज अपनी, आपकी अटेंडेंस यहाँ से काउंट होगी और इसी चीज़ को बेस बनाते हुए हम आपको सेशनल मार्क्स अवार्ड करेंगे। और इसके अलावा चूँकि अभी कंफर्म नहीं है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, एक ही दफ़ा आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा या मिड और फाइनल अलग अलग से होंगे, तो आपने बस थॉरोली अपनी तमाम हर चैप्टर को, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करते जाना है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।